नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता पिस रही है। ट्रिपल इंजन की शिंदे सरकार को बस खुद की कुर्सी की पड़ी है, जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं के गुट में शामिल अजित पवार हैं, जो कि खुद को एनसीपी का असली दावेदार साबित करने में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक जा चुका है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग में 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन सिर्फ शरद पवार ही पहुंचे। अजित पवार शिंदे की कैबिनेट मीटिंग की तरह यहां भी अनुपस्थित दिखे। हालांकि अपने वकील को भेजा, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें वहां रखी। आपको बता दें कि अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में राकांपा के 53 में से 42 विधायकों, 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों, नागालैंड से सभी 7 विधायकों और लोकसभा एवं राज्यसभा के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अजित पवार की ओर से वरिष्ठ वकील NK कौल और मनिंदर सिंह मौजूद थे। अजित पवार ने आयोग के समक्ष रखी गई अपनी दलील में कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे राकांपा की संगठनात्मक इकाई के साथ साथ विधायकी इकाई में भी भारी समर्थन प्राप्त है और इसीलिए आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के नेतृत्व वाले गुट को असली पार्टी की मान्यता देकर के वर्तमान निर्वाचिका को अनुमति दी जा सकती है। शरद पवार के वकील सिंघवी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार द्वारा किए गए दावे काल्पनिक हैं। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 9 अक्टूबर की दी गई है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुब्रा कलवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि विरोधी गुट के वकील ने कहा है कि शरद पवार अपनी पार्टी को अपनी जागीर समझकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए की जा रही ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये शरद पवार के चरित्र पर सवाल उठाने जैसा है। उन्होंने कहा कि एक वकील वही बोलता है जिसके बारे में उसे बताया जाता है और अलग हुआ समूह उस नेता के बारे में यही कहता है जिसने उसे सब कुछ दिया है। किसी को उन्हें लोकतंत्र विरोधी कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये शरद पवार के कारण है कि सभी ने सत्ता का आनंद लिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आव्हाड ने कहा कि अलग हुआ समूह कह रहा है कि विधायकों की संख्या और उन्हें मिले मतों पर विचार किया जाना चाहिए। वे किसी संगठन की बात नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधायक दल को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। वहीं बात करें एक तरफ जहां से गहमागहमी चल रही है पार्टियों में, वहीं महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, जिसको लेकर के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य मंथनों को मजबूत करने के लिए काफी धनराशि का आवंटन किया है और जरूरतमंदों के इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। फडणवीस ने कहा कि इस साल के बजट में सरकार ने राज्य के हर जिले में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है और 14 जिलों में से संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और अन्य जिलों में ऐसे संस्थानों का आधुनिकीकरण किया भी जा रहा है। नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पतालों में हुई मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को अक्षम करार दिया है और सवाल किया है कि इन दोनों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में आदित्य ने अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की तुलना मौजूदा अवैध शासन से की है। आदित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले ठाणे के बाद नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में रात भर शिशुओं और मरीजों की मौत की खबरें आईं। स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी के साथ अनुपस्थित हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित डॉक्टर शंकर राव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 सितंबर के बाद 48 घंटों में शिशुओं सहित 31 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2 से 3 अक्टूबर के बीच छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 18 मरीजों की मौत हुई। पिछले महीने ठाणे के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पतालों को कोरोना वायरस संक्रमित महिलाओं के प्रसव के लिए वार्ड बनाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर नवजात शिशु और बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो उनकी देखभाल की जानी चाहिए। कोविड-19 वाले बच्चों के लिए एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। आदित्य ने कहा कि आज इस अवैध शासन के असंवैधानिक मुख्यमंत्री के पास नांदेड़ अस्पताल का दौरा करने का भी समय नहीं है। उन्होंने लिखा कि अवैध मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार के अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली दौड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए समय नहीं है, जो सरकार के भ्रष्टाचार के कारण महाराष्ट्र में ढह रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी से अनुपस्थित हैं। आदित्य ने पोस्ट में कहा कि क्या अक्षम मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी की जांच कराने की मांग भी की है। इसी मामले पर घेरते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली में नक्सलवाद पर चर्चा करने गए थे। जितने लोग नक्सलवाद से नहीं मरे हैं उस पर ज्यादा अस्पताल में मर गए हैं। खबर यह भी है कि अस्पतालों में हुई मरीजों की मौत को लेकर महाराष्ट्र मानवाधिकरण आयोग भी एक्टिव हो गया है। उसने महाराष्ट्र के नांदेड़ एवं छत्रपति संभाजीनगर जिलों के 2 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के भीतर बड़ी संख्या में मरीजों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा इसने अपने विशेष प्रतिवेदन पीएम दीक्षित को उन अस्पतालों का दौरा करने के लिए कहा है जहां मरीजों की मौत हुई है। इसने 4 अक्टूबर को आई एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में 2 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के भीतर ही बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें, कलेक्टरों को दवाइयों की खरीद के लिए जिला योजना विकास समिति के पास उपलब्ध 100% चिकित्सा निधि का उपयोग करने का अधिकार अब दिया गया है, जबकि पहले वे इसका सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते थे। अस्पतालों में हो रही मौतों की एक वजह ये भी हो सकती है कि दवाइयों की कमी। इसके अलावा अब नांदेड़ घटना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी संभावित कमी को दूर करने के लिए आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं तत्काल खरीदने का निर्णय लिया है। महामारी के दौरान आपातकालीन खरीद की सुविधा के लिए जिलों को समान शक्तियां सौंपी गई। डीपीडीसी निधि का एक निश्चित हिस्सा चिकित्सा आपूर्ति के लिए नामित किया गया है। हालांकि जिले इस आवंटन का केवल 10% ही खर्च करने में सक्षम थे। शेष 90% हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा थोक खरीद के लिए निर्देशित किया गया था। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सरकार द्वारा गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर पाती है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि मरीजों की हुई मौत के पीछे किसकी लापरवाही है। इसका पता इस रिपोर्ट से आने से पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।